तेरी हवा कितनी है? जब मैंने आईआईटी दिल्ली के प्रतिष्ठित पोर्टल में प्रवेश किया तो मुझसे यह पहला प्रश्न पूछा गया। इंजीनियरिंग करने का मन बना लेने के बाद आखिरकार मैं सभी महत्वाकांक्षी इंजीनियरों के लिए मक्का बन गया। मेरी सारी शैक्षणिक कठोरता और जेईई में काफी अच्छी रैंक के बावजूद मुझसे पूछे गए इस प्रश्न पर मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया। अपने पूरे जीवन में मैं यह नहीं समझ सका कि मुझसे यह अपेक्षा कैसे की गई कि मैं कितनी हवा की मात्रा निर्धारित करूं। मेरा था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए मैं डरावने चेहरों को घूर रहा था। उन वरिष्ठों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां और आंखों में वह डरावनी झलक किसी को भी उनके आईआईटी सपने पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त थी। वरिष्ठों का केवल एक ही एजेंडा था, दूसरों के साथ वैसा ही करना जैसा उनके साथ किया गया था, अर्थात कनिष्ठों की पिटाई करना। शायद तब तक उन्हें मेरी दुर्दशा पर दया आ गई और उन्होंने प्रश्न को यह रूप दे दिया, आपकी अखिल भारतीय रैंक क्या थी? एयर या हवा, जैसा कि वे इसे कहते थे। मुझे हमेशा से बताया गया था कि एक बार जब आप जेईई पास कर लेते हैं तो जीवन सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पहले ही दिन लोग मेरे आईआईटी के सपने को एक बुरा सपना बनाने पर तुले हुए थे। इस स्वप्निल गंतव्य तक पहुँचने के लिए निस्संदेह बहुत कठोर परिश्रम और बलिदान शामिल थे। मैं फीटजी कक्षाओं में शामिल हुआ था जो कई आईआईटीएन को तैयार करने के लिए जानी जाती थी और मैंने वहां 2 बेहद व्यस्त वर्ष बिताए थे। प्रत्येक दिन स्कूल के बाद मैं मुश्किल से अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर पाता था जब मेरी मां मुझे जल्दी से जाने के लिए बुलाती थी, क्योंकि वह मुझे कोचिंग छोड़ने जाती थी। केंद्र वापस जाते समय मैं कुख्यात डीटीसी बस रूट नंबर 503 को पकड़ने के लिए धक्का मुक्की करता था, जो मुझे घर से मालवीय नगर तक छोड़ती थी। प्रतिष्ठित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए फिटजी ने मुझे जो कई तरकीबें सिखाईं, उसके अलावा मैंने वहां पहली बार जो देखा वह अमरूद के पेड़ की एक शाखा की जन्मजात ताकत थी। अमरूद की टहनी, जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से संदर्भित किया गया था, वह एक महत्वपूर्ण उपकरण था जिसका उपयोग गणित शिक्षक ने कुछ महत्वपूर्ण पाठों को घर तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से किया। वह हमें इस रूप में संदर्भित करेगा कि खेत वाले बंदर, कॉर्नफील्ड बंदर। किंवदंती है कि बंदर अक्सर गांवों में मक्के के खेतों पर धावा बोल देते थे। जब बंदर पहली बार भुट्टा निकालता तो वह उसे अपनी बगल में दबा लेता। फिर वह एक और मक्का निकालता और वैसा ही करता। इस प्रक्रिया में पहला मक्का गिरा देता। छापे के अंत में आपके पास एक तबाह मकई का खेत होगा, जबकि बंदर अभी भी केवल एक मकई के साथ वापस जा रहा होगा। गणित के शिक्षक के लिए यह इस बात का प्रतिनिधि था कि हमने कैसे अध्ययन किया। हर बार एक नया पाठ पढ़ाए जाने पर पहले से सीखे गए पाठ को आसानी से स्मृति से बाहर निकाल दिया जाता था और इस प्रक्रिया में लौकिक भुट्टे के खेत वाले बंदर बन जाता था। हालांकि फीटजी समूह के दूसरे बैच तक पहुंचने का प्रबंधन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रत्येक छलांग संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने की संभावना का संकेत देती थी। वास्तविक प्रवेश परीक्षा आई और यह बिल्कुल अलग कहानी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने पहले ही पेपर में अपना मौका गंवा दिया है। यह अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं कि प्रश्नपत्र गणित का था। मुझे याद है कि मैं परीक्षा के बाद कार में बैठा था और अपने माता पिता से यह कहते हुए रो रहा था कि मेरे सफल होने की कोई संभावना नहीं है और मुझे शेष परीक्षाओं में भाग लेने में अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुआ यूं कि पार्किंग में एक और कार थी जिसका यात्री भी अपनी दुर्दशा पर खूब आंसू बहा रहा था।
माता पिता के दो समूहों ने तुरंत अपने बच्चों को आश्वस्त किया कि गणित की समस्या व्यापक थी। जैसा कि वे कहते हैं, दुख को साथ पसंद है। इस सामूहिक पीड़ा के बारे में अपनी समझ के आधार पर मैंने अन्य पेपरों का प्रयास किया। सौभाग्य से परिणाम से पता चला कि मेरी अखिल भारतीय रैंक 1823 थी। जब परिणाम घोषित हुआ तो घर पर खुशी का माहौल था। मैं उस वर्ष अपने स्कूल से ऐसा करने वाला एकमात्र बच्चा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस शाम हमारी पूरी शरणार्थी कॉलोनी हमारे घर पर एकत्र हुई थी। हर किसी का दिल इस विचार पर गर्व से धड़क रहा था कि उनमें से कोई एक अब नई विश्व व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार है। बुलबुला तेजी से फूटा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी रैंक 1823 मुझे आईआईटी तक ले जा सकती है, लेकिन मेरे बहुप्रतिष्ठित कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। हमारा सहस्राब्दी बैच था जिसके पास कंप्यूटर का अध्ययन करने और अमेरिका जाने के बड़े सपने थे। मेरी निराशा के लिए मुझे एहसास हुआ कि सबसे अच्छा जो मैं पाने की उम्मीद कर सकता था वह आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग था। अगर मुझे आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेना है तो मुझे सिविल या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से किसी एक से समझौता करना होगा। मेरे पिताजी ने आईआईटी दिल्ली में बहुत सारे ऑडिट का काम किया था और वे वहां के कुछ प्रोफेसरों को जानते थे। उन्होंने मुझे उनमें से एक में डाल दिया, जिन्होंने मुझे सलाह दी कि आईआईटी दिल्ली में प्रवेश करने से मेरे भविष्य के द्वार खुल जाएंगे और मुझे पाठ्यक्रम की पसंद से परे सोचना चाहिए। इसी सलाह पर मैंने अपना पहले से भरा हुआ फॉर्म फाड़ दिया और नए आईआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग को अपनी पहली पसंद बताया, जिसे मैंने आगे बढ़ाया। बस रूटोन और ट्रैफिक लाइटों की। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो इस प्रोफेसर की सलाह के अलावा जो चीज मुझे आईआईटी दिल्ली तक ले गई वह, विश्वास करें या न करें, मालवीय नगर में मेरे घर और आईआईटी दिल्ली परिसर के बीच ट्रैफिक लाइट की कमी थी। ऐसा हुआ कि जब मैंने आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग को अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में उल्लेख किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम की अपील से आकर्षित होकर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई में ओरिएंटेशन के लिए जाने का फैसला किया, जो कि मेरा एक और प्रतिष्ठित संस्थान था। यह करने के लिए एक प्रिय मित्र शुभांग शंकर, जिनकी नज़र आईआईटी पर थी लेकिन डीसीई में पाठ्यक्रम तलाशने के लिए आश्वस्त हो गए, मेरे साथ आए। सच कहा जाए तो एक बार जब आप भव्य आईआईटी परिसर देख लेते हैं तो कोई अन्य परिसर इसके करीब भी नहीं आता है। बहरहाल हमने डीसीई में ओरिएंटेशन में भाग लेने के लिए अपना रास्ता बनाया। जब हमें पाठ्यक्रमों की कई बारीकियां बताई जा रही थीं, तो शंकर के पास डीसीई के पैनल से पूछने के लिए एक जरूरी सवाल था। जबकि गंभीर दिखने वाली कई जोड़ी आंखें यह उम्मीद करते हुए उसकी ओर मुड़ी कि उनका प्रश्न उन्हें और अधिक ज्ञान की ओर ले जाएगा, उनके प्रश्न ने उस तनावपूर्ण डीसीई हॉल को घबराई हुई हंसी से भर दिया। डीसीई जाने के लिए मुझे कौन सा बस मार्ग लेना होगा, उसका गंभीर प्रश्न था। जबकि कई लोगों ने सोचा कि वह एक बेतुका सवाल पूछ रहा था और यहाँ तक कि अपमानजनक भी था, उनके लिए यह सवाल कुछ भी नहीं था। वास्तव में यह उनका प्रश्न था जिसने मेरे भीतर एक बदलाव लाया और मुझे एहसास हुआ कि इस तथ्य में बहुत योग्यता थी कि मैं आईआईटी दिल्ली के बगल में रहता था। और देखो, मालवीय नगर स्थित मेरे घर और संस्थान के बीच एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं थी। इससे मुझे निर्णय लेने में मदद मिली, जिसका मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। यह वास्तव में घर से निकटता ही थी जिसने बाद में एक हॉस्टलर होने के बजाय एक डे स्कॉलर के रूप में मेरी आईआईटी यात्रा को सक्षम बनाया, जिसने अन्य चीजों के अलावा मुझे कुछ भयानक रैगिंग प्रकरणों से बचाया,
जिसका मेरे कई बैचमेट्स ने सामना किया था। वास्तव में फीट जी से मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष माथुर ने केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया था और वह एक हॉस्टलर थे। एक समय वह रैगिंग के कारण घर वापस जाने के लिए तैयार था, जो वास्तव में भयानक था। आज भी पूर्व छात्रों की बैठकों में सभी हॉस्टलर्स की एक ही बात होती है, बहुत फटती थी उनके साथ हुई रैगिंग का जिक्र करते हुए। 2 घंटे का रैंक धारक। जब आप पर आईआईटी की तैयारी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो सामान्य विचार यह है कि एक बार जब आप जेईई में सफल हो जाते हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता। इस सलाह पर उदारतापूर्वक अमल करने के बाद मैंने निश्चित रूप से जीवन को थोड़ा आसान बनाने का फैसला किया। शुद्ध परिणाम के साथ मैं पहले सेमेस्टर में 7.3 के एसजीपीए के साथ पहुंचा। शंकर, वह व्यक्ति जो डीसी ओरिएंटेशन पर बस मार्गों को समझना चाहता था, बेहतर जानता था और 9 से ऊपर के एसजीपीए का प्रबंधन करता था। यह तथ्य कि उसकी धारा सिविल से मैकेनिकल में बदल गई मेरे लिए एक बड़ा झटका था। इतना कि मुझे लगता है कि इस घटना ने आईआईटी में मेरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह और तथ्य यह है कि मुझे एक और दिन के विद्वान और एक प्रिय मित्र पराक्रम खंडपुर द्वारा परामर्श दिया गया था, जो 33 की एआईआर के साथ कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम में था। उन्होंने मुझसे कहा कि कड़ी मेहनत के बिना आईआईटी का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। मैंने तय कर लिया था कि अब अपने मेहनती अवतार में वापस आने का समय आ गया है। पहले सेमेस्टर के 7.3 एसजीपीए से मैंने दूसरे सेमेस्टर में तेजी से 9 अंक हासिल किए और उसके बाद हर सेमेस्टर में 9.5 से कम नहीं रुका। दरअसल पिछले सेमेस्टर में मैंने परफेक्ट 10 भी हासिल किया था, वह श्रद्धेय 10सी। अंतिम सेमेस्टर में 10सी वास्तव में एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि तब तक लोगों को या तो कैंपस प्लेसमेंट मिल चुका होता है या उनकी नज़र किसी मास्टर कार्यक्रम में शामिल होने पर टिकी होती है और इतना उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। हालांकि मेरे लिए यह खुद से आगे निकलने और अपनी बात साबित करने के बारे में था। जबकि मैं दूसरे सेमेस्टर से ही विभागीय रैंक 2 पर था, जब मैंने सोच समझकर अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया था। पिछले सेमेस्टर में इस परफेक्ट स्कोर के साथ मैं विभाग रैंक 1 में स्नातक हुआ, लेकिन केवल 2 घंटे की अवधि के लिए। ऐसा हुआ कि जब अंतिम ग्रेड प्रकाशित किए गए और नोटिस बोर्ड पर लगाए गए तो तत्कालीन विभागीय रैंक 1 प्रोफेसर के पास रोने लगा, कह रहा, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। हालांकि उसने लगातार काम किया था, लेकिन अंतिम सेमेस्टर में वह हार गया था। प्रो उसकी निरंतरता को पुरस्कृत करने और उसे एक अतिरिक्त ग्रेड देने का फैसला किया, जिसने उसे एक बार फिर विभाग रैंक 1 में बदल दिया। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मैं उस प्रशंसा और पदक से चूक गया जो कि प्रथम रैंक धारक को मिलता था, इसके बावजूद एक होना। यह घटना एक बड़े मार्कर के रूप में मेरे दिमाग में बनी हुई है, क्योंकि मैं इस विषय को अपने जीवन के कई पहलुओं में बार बार देखता हूँ। मैं निश्चित रूप से देर से खिलने वाला व्यक्ति रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शायद इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं। एक अस्वीकृत वीजा और मोचन। आपका वीजा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। मैं उस समय 10वीं कक्षा का छात्र था और गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने मामा से मिलने के लिए मैंने अकेले ही कनाडाई वीजा के लिए आवेदन किया था। भले ही अस्वीकृति तकनीकी आधार पर थी, मेरे स्कूल से एनओसी संलग्न नहीं होने के कारण इससे दुख हुआ।
इतना कि अब तक मैं 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुका हूं। वह अस्वीकृत वीजा आवेदन अभी भी मुझे परेशान करता है। जब आईआईटी ने एक विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से इस वीजा अस्वीकृति को भुनाने का मौका दिया, तो मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मेरी खुशी के लिए मैंने उस साक्षात्कार को पास कर लिया जिसने मुझे 5 अन्य बैचमेट्स के साथ फ्रांस में इस कार्यक्रम के लिए योग्य बना दिया। इंस्टीट्यूट नेशनल डेस साइंसेज एप्लीकेस डी लियोन या INSA लियोन जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता था, अगले वर्ष के लिए मेरा घर होना था। संस्थान और विनिमय कार्यक्रम दोनों की बहुत मांग थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि आपको अपनी नाक से भुगतान नहीं करना पड़ता था, जबकि आपने आईआईटी में अपनी नियमित फीस का भुगतान किया था। विनिमय में शामिल फ्रांसीसी छात्र विनिमय दर से प्रभावित हुए बिना फ्रांस में अपनी फीस का भुगतान करेगा। मैं एक अन्य कारण से भाग्यशाली था। मुझे पता चला था कि 600 यूरो प्रति माह की छात्रवृत्ति जो फ्रांस में मास्टर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध थी, उस वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी खुली थी। मुझे जिस दुविधा का सामना करना पड़ा वह यह थी कि केवल 2 छात्रवृत्तियां दी जा रही थीं, और अगर मैं यह जानकारी अपने अन्य बैचमेट्स के साथ साझा करूं, तो छात्रवृत्ति पाने की मेरी संभावना 1/6 हो जाएगी। जबकि विभाग रैंक 1 रखने वाले छात्र को इस बदलाव के बारे में पता था, हम दोनों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और इसे प्राप्त किया। यह और बात है कि जब हम फ्रांस में उतरे और हमें अपनी छात्रवृत्ति की प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करना था, तो अन्य 4 लोगों का सामना करना बहुत अजीब था, जो अफसर के बारे में नहीं बताने के कारण हमारी ओर देख रहे थे। रोन और साओन नदियों के संगम पर स्थित लियोन पेरिस और मार्सिले के बाद फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और रहने के लिए एक सुंदर जगह है। यूरोप में मैंने जो वर्ष बिताया उसे उच्च बिंदुओं में गिना जाता है। मेरा जीवन। हम अपनी कक्षाएं शुरू होने से लगभग 1.5 महीने पहले लियोन पहुंचे और हमने उस समय का उपयोग फ्रेंच सीखने और निश्चित रूप से यूरोप का भ्रमण करने में किया। फ्रांस में बिताए गए उस वर्ष ने मुझे एक असाधारण शैक्षिक प्रणाली से अवगत कराया। शुरुआती दिनों में मैं विभिन्न रंगों के पेन वाले पेंसिल बॉक्स के साथ कक्षाओं में भाग लेने वाले फ्रांसीसी छात्रों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उनकी सूक्ष्मता इस बात से देखी जा सकती है कि उन्होंने वही लिखा जो प्रोफेसर ने लिखा। कक्षा में एक रंग में बोल रहे थे, बोर्ड पर दूसरे रंग में जो लिखा था उसे लिख लिया और उसके बाद विषय के बारे में अपने विचार दूसरे रंग में लिख दिए। जब मैं भारत वापस आया तब भी वह कठोरता मेरे साथ रही। महत्वपूर्ण रूप से मुझे एहसास हुआ कि जहां भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने टॉपर्स पर गर्व करती थी, वहीं फ्रांसीसी प्रणाली अपने बैच के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले छात्रों पर गर्व करती थी। उन्होंने इस तथ्य का जश्न मनाया कि अंक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले छात्र भी बुनियादी अवधारणाओं को समझते हैं। शैक्षणिक रूप से समृद्ध वर्ष बिताने के अलावा मैंने पूरे यूरोप की यात्रा करके और यहाँ तक कि यूके की एकल यात्रा करके वर्ष का अधिकतम लाभ उठाया। सभी आईआईटी स्मार्ट और उन महान SGPA के लिए हमने कई बेवकूफ़ी भरी चीजें भी की। इटली में एक बैचमेट के साथ मैंने वेस्पा चलाई, इस तथ्य का आनंद लेते हुए कि वहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी, केवल यह महसूस करने के लिए कि हम कम से कम 20 लाल बत्तियों के माध्यम से चले थे जो केबलों से लटकी हुई थीं, जबकि हम खंभों की तलाश कर रहे थे। स्विट्जरलैंड में हम इंटरलेकन में एक रेलवे सुरंग में आराम से टहलते रहे जब तक कि हमें कुछ झटके महसूस नहीं हुए और हम चमत्कारिक ढंग से एक तरफ कूद गए और ट्रेन को तेजी से गुजरते हुए देखा।
मैंने लियोन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में फ्रांस में कुछ स्थायी मित्रताएं भी बनाई, जहां एक स्थानीय परिवार ने आपकी मेजबानी की थी। न केवल मैं लगभग हर सप्ताह उनसे मिलने जाता था, बल्कि हमारा संबंध भी इतना मजबूत था। जब मुझे भारत वापस जाना था, तो सज्जन ने मुझे लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर योन से जिनेवा हवाई अड्डे तक पहुंचाया। यह अनुमान लगाने के लिए कोई निशान नहीं है कि मैंने जिनेवा को अपने बोर्डिंग गंतव्य के रूप में चुना था, क्योंकि जिनेवा से उड़ान बहुत सस्ती थी। महत्वपूर्ण रूप से, जो छात्रवृत्ति मैंने जीती थी, उसके सौजन्य से जब मैं भारत वापस आया तो मैंने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे ताकि मुझे अपनी आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता से कोई पैसा न मांगना पड़े। दरअसल मैं 2002 से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। फ्रांस में बिताए गए वर्ष ने मेरे लिए जो एक चीज की वह यह थी कि मैंने अपना गुलाबी रंग का चश्मा हटा लिया, जिसके माध्यम से कोई विदेशी स्थानों को सभी परेशानियों के लिए रामबाण के रूप में देखता था। फ्रांस में मैंने जो मजा किया, उसके साथ साथ मैंने उस अकेलेपन का भी अनुभव किया जो विदेश में रहने पर अपने साथ आता है। विशेष रूप से पिछले 2 महीनों में, जब मैंने लियोन में अपनी इंटर्नशिप की, जबकि मेरे बैचमेट दूसरे शहरों में चले गए थे, तो मुझे एक तरह के अलगाव का अनुभव हुआ जो बहुत थका देने वाला था। भारत में वापस आकर मैं स्पष्ट था कि मैं अब अपनी मास्टर डिग्री के लिए स्टैनफोर्ड या MIT नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसका मतलब विदेश में अपना करियर बनाना होगा। इसके विपरीत मुझे यकीन था कि जिस अनुशासन और कठोरता से मैं लैस होकर आया था, उसका उपयोग बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए किया जाना चाहिए, पढ़े कैट परीक्षा में सफल होने के लिए।